गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस सवाल का हल करेंगे। और ये एक ऐसा सवाल है कि इस प्रकार का सवाल आपकी परीक्षा में हर वर्ष ज़रूर आता है। आप पिछले कुछ वर्षों के पेपर चेक करना, उनमें आपको ये सवाल ज़रूर मिलेगा। तो हम आज इसको जब हल करेंगे उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इस सवाल को हल करने के लिए हमें ज़्यादा वाक्य लिखने पड़ेंगे, शब्दों में लिख के बताना पड़ेगा। यानी अंकों में जो है ना, गणनात्मक जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास इसमें कम रहेगी, हमें लिख के बताना पड़ेगा ज़्यादा वाक्यों के द्वारा। तो आप चाहे जैसे प्रश्न के उत्तर याद करते हैं उस प्रकार याद कर लेना। वैसे गणित में ये कहना गलत है कि आप वो याद कर लेना, परंतु जो भी छात्र अगर ऐसा ये नहीं समझ में आ रहा है ना जिसके, तो वो उसको सिर्फ वो ये वाक्य किस प्रकार लिखने वो याद करने हैं। ये तो आपको बदल के दिया जा सकता है √5, तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी है वो आपको आती ही है। तो हम करते हैं शुरू। ये कैसे करेंगे हम, तो ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हम इसके विपरीत मान लेते हैं, माना कि √5 अपरिमेय संख्या न होकर एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब है P/Q, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है का रूप है। समझ गए? आपको पता है कि परिमेय संख्या P/Q का रूप होता है और Q बराबर 0 नहीं होता, ये समझ गए। और इसके अलावा परिमेय संख्या का एक और भी गुण होता है। वो गुण क्या है कि वो गुण ये होता है P/Q सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य, जिसको पता नहीं है, सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि ये दो संख्याएं हैं P और Q कोई, तो इनका एक के अतिरिक्त कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है इनका। एक के अतिरिक्त इनका कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये बात भी हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, का रूप है। अब हम लिखेंगे इनके अलावा कोई दो अंक ले लेते, मतलब ये आंकड़े है ना P/Q जो हमने यहाँ रूप लिखा है परिमेय संख्या का, इसके अलावा हम दो पूर्णांक और लेते हैं। अब हम दो A तथा B लेकर, जहाँ A तथा B पूर्णांक हैं, और इसको हम √5 बराबर A/B का रूप, यानी √5 क्या माना हमने, परिमेय संख्या। तो ये दो पूर्णांक लिए, उनको क्या करेंगे, इसका रूप देंगे, यानी A/B लिखेंगे √5 के बराबर। तो √5 के बराबर लिखेंगे, जहाँ अब Q बराबर 0 नहीं है, Q हर में था तो यहाँ B हर में, B बराबर 0 नहीं है। और ये तो ले लिया। अब क्या है, A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, ये भी लिखना पड़ेगा। तथा और A तथा B का
एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इससे आगे आप ये भी लिख सकते हैं कि ए और अर्थात ए और बी सह अभाज्य हैं। चलो लिख देना, आप लिखो तो। पर इतना इन दोनों में से एक बात जरूरी है, या तो सह अभाज्य है या फिर इनके एक के अतिरिक्त इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब सह अभाज्य का मतलब यही होता है कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब क्या हुआ फिर, अब हमारे पास √5 बराबर हमने a बटा b ले लिया। तो इसको क्या करेंगे, अब नीचे लिख लेते हैं। हाँ चलो इधर ही कर लेते हैं। ये b है ना, b, इसको इस तरफ ले आते हैं। तो इधर भाग में है तो इधर क्या आ जाएगा, गुणा में। इधर क्या रह गया, a। तो इधर a रह गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये बन गया √5 या b√5 बराबर a, ये बन गया। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, b√5 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे हम वर्ग करने पर। क्या, वर्ग करने पर। तो क्या बन गया, 5b की स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर। हमारे पास ये बात आ गई एक। अब इस बात का हमें पता होना चाहिए कि ये 5, ये एक स्क्वायर b की स्क्वायर से विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। मतलब 5 से एक स्क्वायर विभाजित है, ये बात है। तो हमें ये बात लिखनी पड़ेगी, यहाँ 5 a की स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। ये क्यों लिखा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा 5a की स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। अब ये इस बात से समझ लें, हमारे पास अगर यहाँ कोई संख्या दी गई है 64, 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग। यानी a की जगह अब हमारे पास क्या आया, 64। मतलब ये 64 यानी किसका वर्ग है, मान लिया ये 8 का वर्ग है, a की स्क्वायर। अब 64 पे 8 का भाग जाता है। अब अगर इसका वर्ग हटा दें, वर्गमूल ले लें, मतलब यहाँ 8 आ जाएगा। तो 8 पर 8 का भाग जाएगा, है, यही बात यहाँ लिखी है आप। अब समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँच गए, इसलिए 5a का एक गुणनखंड है, ठीक। ये नंबर 2 परिणाम अपने पास आ गया, बाद में काम देगा ही। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम a बराबर 5c लिख सकते हैं। जहाँ c कोई
पूर्णांक है। अब इनका वर्ग करेंगे, a इसका वर्ग कर दिया और 5c इसका भी वर्ग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, a की स्क्वायर बराबर 5b की स्क्वायर। ठीक है, अब a की स्क्वायर की जगह मैं 5c की स्क्वायर, सॉरी b नहीं हमने c लिया है, तो a की स्क्वायर की जगह मैं अब 5b की स्क्वायर लिख दूं तो आपको चलेगा। 5b की स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 25 हो गया भैया, ये यहाँ ध्यान रखना, गलती होगी थोड़ी, यहाँ 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग c की स्क्वायर, यहाँ क्या है 25c की स्क्वायर। ये मैंने यहाँ क्यों लिखा, अब मैं इसका यहाँ कारण लिखता हूँ, यहाँ कारण लिखता हूँ, परिणाम 1 से, परिणाम 1 से यहाँ और लिख देता हूँ, परिणाम 1 में हमें दिया गया है 5b की स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, 5b की स्क्वायर मैंने क्यों लिखा कि यहाँ a की स्क्वायर था, ये a की स्क्वायर को हम 5b की स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए यानी a की स्क्वायर के बराबर 5b की स्क्वायर, हमने यहाँ 5b की स्क्वायर लिख दिया। अब b की स्क्वायर बराबर क्या होगा, 25c की स्क्वायर बट्टे 5 यानी 5, b की स्क्वायर बराबर कितना आया, 5c की स्क्वायर। आया समझ। अब b की स्क्वायर 5c बराबर 5c की स्क्वायर से विभाजित है, यानी b की स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ 5b को विभाजित करता है, 5b को विभाजित करता है, अतः 5b की स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अब क्या हुआ, इसलिए क्या हुआ, 5b को विभाजित करता है, तो इसका मतलब 5b का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। समझ में आई बात। तो ये परिणाम नंबर अपने 3 ले लेते हैं, हमें इनकी ज़रूरत थी। ठीक है, अब जब परिणाम 2 और 3 को देखते हैं ना, तो इसमें क्या है, 5a का गुणनखंड है, 5b का एक गुणनखंड है, मतलब 5a और b दोनों का गुणनखंड आ गया। अब क्या करेंगे, जो हमने क्या माना कि इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, तो हमने जो माना वो तो बात गलत निकली। तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ, यहाँ अब क्या होगा कि जो हमने माना ना 5 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हमारे पास तो आ गए 5, a का भी आ गया और b का भी आ गया, a का भी गुणनखंड है, b का भी गुणनखंड है। तो हमारे पास जो नतीजा निकला वो क्या है, इसलिए जो हमने यहाँ, चलो यहाँ लिखते हैं, चूँकि 5a
तथा बी का एक उभयनिष्ठ, उभय मतलब दोनों का साझा, इसमें भी 5 है और उभयनिष्ठ मतलब दोनों में साझा जो निकलता है, इसका भी 5 है, ए का भी और बी का भी, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये हमें किस बात से पता चला? ये बात हमें पता चली परिणाम 2 और 3 से। 2 में तो दिया गया है 5 ए का गुणनखंड है और 5 बी का गुणनखंड है, मतलब ए और बी का ये 5 साझा हो गया, तो इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। तो अब हमारी जो कल्पना की थी उसको अब हम देखेंगे तो वो हमारी कल्पना गलत निकली। अतः हमारी कल्पना क्या थी? ए तथा बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या है? हमारी जो कल्पना हमने की थी, माना था कि ए और बी एक परिमेय संख्या है और इसका कोई एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो वो तो हमारा जो गणना करने पर गलत निकला, कल्पना हमारी वो गलत निकली। तो इसलिए क्या, यानी अब इसलिए हम क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये गलत है। ठीक है, हमारी कल्पना ए तथा बी का ए के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यही बताना था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने गणना तो कम की है और ये वाक्यों में ज़्यादा इसको लिखा है। तो मैंने इसकी भाषा है ना बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में समझाया है। तो आप इसको 1 या 2 बार अच्छी तरह देख के याद कर लें, समझ लें तो सबसे अच्छा है। अगर समझ में नहीं आता है तो ये जो वाक्य है ना, ये आपको मैंने बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाए हैं। ये वाक्य लिख लेना और ऐसा सवाल आना है, ये आप चाहे मैंने पहले ही बताया था कि आप पेपर खंगाल लेना, चाहे पिछले 3, 4, 5 सालों के, उनमें ऐसा सवाल ज़रूर आता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।